नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बढ़ती उम्र के कारण हमारे बुजुर्गों के हाथों की उंगलियों के निशान घिस जाते हैं, जिसके चलते जब वे ई मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक देते हैं तो सर्वर उसे रिजेक्ट कर देता है। आंखों के स्कैन में भी तकनीकी खराबी आने के कारण कई जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ के केंद्रीय पोर्टल पर अपडेट नहीं हो सके। इसके अलावा जिन पेंशनधारियों के बैंक खातों, आधार कार्ड और ईपीएफओ के पीपीओ में नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि या पिता के नाम में मामूली सा भी अंतर था, उनके भुगतान आदेश को जांच के नाम पर रोक दिया गया है। ईपीएफओ और सरकारी बैंकों के बीच तालमेल की इस भारी कमी के चलते आज 80-80 साल के बुजुर्ग एक रुपए की दवाइयों के लिए परेशान हो रहे हैं। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और गहराई से की गई ग्राउंड रिपोर्ट में हम देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए बहुत ही सनसनीखेज और विस्तृत प्रशासनिक जानकारियां लेकर आए हैं। मैं आपका होस्ट भारत सेतु न्यूज चैनल के इस विशेष विश्लेषण वाले बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस रिपोर्ट में हम ईपीएफओ के केंद्रीय मुख्यालय, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और संसद से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के प्रशासनिक सर्कुलरों और कोर्ट के फैसलों की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बिना किसी ठोस आधार के जो भ्रामक दावे और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, उन सब का आज हम भारत सेतु न्यूज पर पर्दाफाश करेंगे। आज की हमारी इस विशेष पड़ताल में हम संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों, पिछले महीने की पेंशन रुकने के असली तकनीकी कारणों, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के खारिज होने, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना याचिकाओं, अधिक पेंशन के जॉइंट ऑप्शन के निपटारे की जमीनी हकीकत, 8वें वेतन आयोग के नए अपडेट, एनपीएस और ओपीएस के वित्तीय गणित और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन के साथ डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांगों का एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो पूरे इंटरनेट पर आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश के मेहनती कामगारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और हमारे आदरणीय बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनरों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप अपने हक, न्याय और सम्मान की इस मुहिम में भारत सेतु न्यूज के साथ मजबूती से खड़े हैं और हमेशा बिना किसी मिलावट के 100% प्रामाणिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और आपका यह समर्थन हमारी इस आवाज को सीधे दिल्ली और देश के तमाम राज्यों के प्रशासनिक गलियारों में बैठे नीति निर्माताओं के कानों तक पहुंचाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े और डरावने संकट की, जिसने आज देश के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशनों के बीच भारी बेचैनी पैदा कर दी है। पिछला महीना समाप्त हो चुका है और नए महीने के दिन भी तेजी से बीत रहे हैं, लेकिन देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पिछले महीने की पेंशन राशि अभी तक जमा नहीं हो पाई है। जब हमारे बुजुर्ग पेंशनर अपनी रोजाना की दवाइयों, राशन के सामान, बिजली पानी के बिलों का भुगतान करने के लिए बैंकों और पोस्ट ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, तो उन्हें निराशा और खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। आखिर ये पेंशन अचानक क्यों रुक गई? ईपीएफओ और राष्ट्रीयकृत बैंकों के केंद्रीय डेटाबेस के बीच ऐसा कौन सा नया सिस्टम आ गया है जिसकी वजह से बुजुर्गों के खातों में पेंशन क्रेडिट नहीं हो पा रही है? हमारी भारत सेतु न्यूज की विशेष जांच रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा तकनीकी कारण सामने आया है, वह है ईपीएफओ द्वारा अपने मुख्य सर्वर और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम तथा सीबीएस बैंक सर्वरों के बीच लागू किया गया नया सॉफ्टवेयर सुरक्षा फिल्टर। इस नए सुरक्षा सिस्टम के लागू होने से उन लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन होल्ड पर चली गई है, जिनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम में पेंडिंग दिखा रहा है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जो बुजुर्ग महीने की केवल 1,000 रुपए की नाम मात्र पेंशन पर आश्रित है, यदि उनकी वह छोटी सी रकम भी बिना किसी पूर्व सूचना के रोक ली जाए तो उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? जब हमारे बेबस बुजुर्ग ईपीएफओ दफ्तरों में अपनी पासबुक लेकर जाते हैं तो वहां बैठे क्लर्क और अधिकारी उन्हें यह कहकर टहला देते हैं कि पीछे से सर्वर डाउन है या आपका बैंक खाता आधार से सही तरीके से जुड़ा नहीं है। यह ईपीएफओ की वही प्रशासनिक लापरवाही है जिसने देश के पेंशन भोगियों का जीवन बहुत कठिन बना दिया है। इसी बीच राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अन्य प्रमुख पेंशनर यूनियनों के नेतृत्व में ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के खिलाफ एक बेहद आक्रामक आंदोलन का बिगुल बजा दिया गया है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यालयों पर प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ईपीएफओ प्रशासन तुरंत अपने सर्वर की कमियों को दूर करे और रुकी हुई पेंशन राशि बिना किसी शर्त के तुरंत पेंशन भोगियों के खातों में भेजे। पेंशनर नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि एक तरफ तो सरकार 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और पूरी मेडिकल सुविधाएं देने की मांग पर सालों से टालमटोल कर रही है, और दूसरी तरफ जो 1,000 रुपए की मामूली पेंशन मिलती है उसे भी डिजिटल वेरिफिकेशन का बहाना बनाकर रोका जा रहा है। पेंशनर संगठनों ने 48 घंटे से लेकर अनिश्चितकालीन समय की घोषणा करते हुए साफ कह दिया है कि यदि जल्द ही रुकी हुई पेंशन खातों में ट्रांसफर नहीं की गई और न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो देश के 78 लाख से ज्यादा बुजुर्ग अपने परिवारों के साथ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। देश के तमाम दफ्तरों, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशासनिक केंद्रों के बाहर धरना प्रदर्शन तेज किया जाएगा। इस आंदोलन और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की बेबसी का मुद्दा संसद के अंदर भी पूरी ताकत से उठाया गया है। संसद के सत्र के दौरान कई वरिष्ठ सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन की बदहाली और रोके गए पेंशन भुगतान के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।
सांसदों ने संसद में ईपीएफओ के प्रशासनिक आंकड़ों के दस्तावेज दिखाते हुए वित्त मंत्री और श्रम मंत्री से सीधे सवाल पूछे। सदन में यह कड़ा सवाल उठाया गया कि जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज चुटकी बजाते ही माफ कर दिए जाते हैं, जब मंत्रियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन में बदलाव के बिल बिना किसी खास बहस के मिनटों में पास हो जाते हैं, तो फिर जिन देश निर्माण करने वाले कारखाने के मजदूरों, परिवहन कर्मचारियों और छोटे कर्मचारियों ने अपनी पूरी जवानी देश के औद्योगिक विकास में लगा दी, उन्हें हर महीने केवल 1000 या 1200 रुपए की पेंशन देकर खजाना खाली होने का बहाना क्यों बनाया जाता है। सांसदों ने पूछा कि जब सरकार डिजिटल इंडिया का दावा करती है तो फिर 80 साल के बुजुर्गों को अपने ही पीएफ फंड से बनी पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ दफ्तरों के चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं। सांसदों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन और डीए का नया कानून जल्द लागू नहीं किया तो यह लड़ाई केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि सड़क तक लड़ी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन व्यवस्था को लेकर चल रही बहसों पर भी सरकार का रुख संसद में सामने आया है। लोकसभा की कार्यवाहियों के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को दोबारा पूरी तरह लागू करने का कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का तर्क है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में बिना किसी कर्मचारी योगदान के अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने से भविष्य के वित्तीय संतुलन पर भारी दबाव पड़ता है। इसी वजह से सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को आगे बढ़ाया है ताकि कर्मचारियों को एक निश्चित और गारंटी वाली पेंशन का दायरा दिया जा सके और बाजार के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जा सके। वहीं दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों और छोटे कामगारों के लिए सरकार अटल पेंशन योजना को लगातार बढ़ावा दे रही है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपए प्रति महीने की न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन का प्रावधान है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या असंगठित क्षेत्र की अटल पेंशन योजना और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के बीच में फंसा हुआ ईपीएस 95 पेंशन भोगी देश का नागरिक नहीं है। भारत सेतु न्यूज आज सरकार और श्रम मंत्रालय से यह सीधा सवाल पूछता है कि जब असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम पेंशन की बात की जाती है और सरकारी कर्मियों के लिए गारंटीकृत पेंशन का मॉडल लाया जाता है, तो फिर ईपीएस 95 के तहत आने वाले संगठित और अर्ध सरकारी क्षेत्र के उन मजदूरों को क्यों भुला दिया जाता है जिन्होंने अपने वेतन से हर महीने पीएफ और पेंशन फंड में पैसा कटाया है। ईपीएफओ का प्रशासन हर बार यह दलील देता है कि यदि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह और डीए कर दिया गया तो ईपीएस पेंशन फंड का पूरा पैसा कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएगा और फंड में भारी घाटा हो जाएगा। लेकिन ईपीएफओ का यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है। ईपीएफओ के ही अपने वित्तीय आंकड़ों की अगर गहराई से पड़ताल की जाए तो सच ये निकलकर सामने आता है कि ईपीएफओ अपने पास जमा पेंशन और पीएफ फंड के एक बहुत बड़े हिस्से को देश के शेयर बाजार और सरकारी बांड में निवेश करता है। पिछले वर्षों में जब भारतीय शेयर बाजार ने रिकॉर्ड तेजी दिखाई तो ईपीएफओ को उस निवेश से अरबों खरबों रुपए का भारी मुनाफा प्राप्त हुआ। सवाल यह है कि शेयर बाजार से मिलने वाले उस विशाल मुनाफे का लाभ देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। ईपीएफओ प्रशासन जब बजट की कमी का रोना रोता है तो देश भर में स्थित ईपीएफओ के भव्य और आधुनिक क्षेत्रीय कार्यालयों, वहां के उच्च अधिकारियों के सुख साधनों, महंगी गाड़ियों और प्रशासनिक खर्चों में हर साल बहने वाले अरबों रुपए पर सवाल क्यों नहीं उठते, तब सिस्टम को घाटा क्यों नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही अपनी पूरी जिंदगी कारखानों, मिलों और दफ्तरों में खपा देने वाला एक बुजुर्ग अपनी दवाइयों और 2 वक्त की रोटी के लिए पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाता है तो वित्तीय संतुलन बिगड़ने की दलीलें दी जाने लगती हैं। ये कैसा सामाजिक न्याय है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्यादा पेंशन के विकल्प पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद की जमीनी हकीकत का विश्लेषण करना भी बेहद जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिन कर्मचारियों और पेंशनरों ने अपने वास्तविक वेतन पर पीएफ का अंशदान जमा किया है उन्हें ईपीएस 95 के तहत संयुक्त विकल्प भरकर ज्यादा पेंशन पाने का वैधानिक अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद ईपीएफओ के क्षेत्रीय दफ्तरों का रवैया आज भी लापरवाही से भरा हुआ है। बुजुर्ग पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मियों से 20-30 साल पुराने सेवा रिकॉर्ड बंद हो चुकी कंपनियों के जॉइंट ऑप्शन फॉर्म और पुराने अटेंडेंस रजिस्टर मांगे जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जो कारखाने 15-20 साल पहले बंद हो चुके हैं या जिनका मालिकाना हक बदल चुका है, उनके 75-80 वर्ष के बुजुर्ग कर्मचारी इतने पुराने रिकॉर्ड कहां से लाकर जमा करेंगे। इससे भी बड़ा अन्याय उन पेंशनरों के साथ हो रहा है जिन्होंने ईपीएफओ से नोटिस मिलने के बाद अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई में से 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की भारी भरकम राशि निकालकर ईपीएफओ के पेंशन फंड में जमा करा दी। पैसे जमा करा देने के महीनों और सालों बीत जाने के बाद भी उन्हें संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। जब यह बुजुर्ग ईपीएफओ के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं तो उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन अपडेट नहीं हुआ है या उनके नियोक्ता के डाटा में तकनीकी गलती है। इधर देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से जो जमीनी खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक विभिन्न श्रम यूनियनों और अब बात करते हैं कि जिन पेंशन भोगियों की पिछले महीने की पेंशन अभी तक उनके बैंक खातों में क्रेडिट नहीं हुई है उन्हें तुरंत कौन कौन से
प्रशासनिक और तकनीकी कदम उठाने चाहिए ताकि उनकी रुकी हुई पेंशन जल्द से जल्द चालू हो सके। सबसे पहले तो अपने संबंधित बैंक की शाखा में जाएं जहां आपका पेंशन खाता चालू है। वहां जाकर यह जांच कराएं कि आपका खाता पूरी तरह से सक्रिय है या नहीं और क्या खाते की केवाईसी मैपिंग सही तरीके से पूरी हुई है। इसके बाद तुरंत ईपीएफओ के पोर्टल या उमंग ऐप पर जाकर अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करें। यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग या नॉट सबमिटेड दिखा रहा है तो बिना समय गवाए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में जाकर चेहरा पहचान ऐप या बायोमेट्रिक स्कैनर के माध्यम से अपना नया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा जमा कराएं। इसके साथ ही ईपीएफओ के आधिकारिक शिकायत निवारण पोर्टल पर जाकर अपने पीपीओ नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स के साथ अपनी रुकी हुई पेंशन की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत संख्या का प्रिंट आउट संभाल कर रखें। संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशनरों के समर्थन में एक बड़ा माहौल बनाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में नौकरी कर रहे युवा कर्मचारियों को भी अब यह बात भली भांति समझ में आने लगी है कि यदि उन्होंने आज अपने बुजुर्ग साथियों के लिए आवाज नहीं उठाई तो जब वे खुद 58 या 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे तो उनके हाथ में भी महज 1000 रुपए का नाम मात्र का पेंशन थमा दिया जाएगा। इसीलिए वर्तमान कामगारों और सेवानिवृत्त कर्मियों के बीच एकजुटता बढ़ रही है। श्रम मंत्रालय की सलाहकार समितियों में भी इस बात पर तीखी चर्चाएं हुई हैं कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन को देश के न्यूनतम मजदूरी कानून के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यदि देश में एक अकुशल मजदूर की रोजाना की न्यूनतम मजदूरी तय की जा सकती है तो फिर देश के सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक न्यूनतम गरिमापूर्ण मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन तय करने में देरी क्यों की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत अन्य प्रशासनिक मोर्चों पर भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं जारी हैं, जैसे कि पीएफ कटौती के लिए मौजूदा न्यूनतम वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव काफी समय से प्रक्रिया में है। यदि यह सीमा बढ़कर 21,000 रुपए होती है तो देश के लाखों नए प्राइवेट कर्मचारी अनिवार्य रूप से पीएफ और ईपीएस 95 के सामाजिक सुरक्षा घेरे में शामिल हो जाएंगे, जिससे ईपीएस पेंशन फंड का दायरा और वार्षिक अंशदान भी काफी बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के गठन न्यूनतम मूल वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने की मांग पर भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस पूरे संघर्ष का एक अत्यंत संवेदनशील अंग है। ढलती उम्र के साथ बीमारियां बढ़ना स्वाभाविक है। आज के समय में निजी अस्पतालों का इलाज इतना महंगा हो चुका है कि 1000 रुपए की पेंशन पाने वाला बुजुर्ग एक बार अस्पताल में भर्ती हो जाए तो उसका पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आज तक कोई बेहतर चिकित्सा सुविधा या मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की यह अनिवार्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और डीए लागू करने के साथ साथ सभी ईपीएस 95 पेंशनधारियों और उनके जीवन साथी को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर पूरी तरह से मुफ्त इलाज की सुविधा का कानूनी अधिकार दिया जाए। अब बात करते हैं कि जिन पेंशन भोगियों की पिछले महीने की पेंशन अभी तक उनके बैंक खातों में क्रेडिट नहीं हुई है, उन्हें तुरंत कौन कौन से प्रशासनिक और तकनीकी कदम उठाने चाहिए ताकि उनकी रुकी हुई पेंशन जल्द से जल्द चालू हो सके। सबसे पहले तो अपने संबंधित बैंक की शाखा में जाएं जहां आपका पेंशन खाता चालू है। वहां जाकर यह जांच कराएं कि आपका खाता पूरी तरह से सक्रिय है या नहीं और क्या खाते की केवाईसी मैपिंग सही तरीके से पूरी हुई है। इसके बाद तुरंत ईपीएफओ के पोर्टल या उमंग ऐप पर जाकर अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करें। यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग या नॉट सबमिटेड दिखा रहा है तो बिना समय गवाए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में जाकर चेहरा पहचान ऐप या बायोमेट्रिक स्कैनर के माध्यम से अपना नया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा जमा कराएं। इसके साथ ही ईपीएफओ के आधिकारिक शिकायत निवारण पोर्टल पर जाकर अपने पीपीओ नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स के साथ अपनी रुकी हुई पेंशन की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत संख्या का प्रिंट आउट संभाल कर रखें। मेरे प्यारे दर्शकों, भारत सेतु न्यूज पर आज की यह विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का हमारा एकमात्र मकसद देश के 78 लाख असहाय बुजुर्गों, विधवा माताओं और लाचार पेंशनरों की उस दबी हुई आवाज को देश के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाना है जो अपनी ही जमा पूंजी के हक के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जब तक आप सभी मिलकर अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे तब तक प्रशासनिक तंत्र इन गंभीर जमीनी मुद्दों को अनदेखा करता रहेगा। आज इस सच्चाई को देश के कोने कोने तक पहुंचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए आप सभी से मेरी अपील है कि अपने आत्मसम्मान और अपने बुजुर्गों के अधिकारों की इस लड़ाई में पीछे ना हटें। इस वीडियो को केवल देखकर ना छोड़ें बल्कि अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए इसे देश भर के तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों, फेसबुक पेजों, कर्मचारियों और पेंशनरों के यूनियनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज प्रशासनिक गलियारों में गूंज उठे। निष्पक्ष, प्रामाणिक और कड़वी सच्चाई से भरपूर अपडेट्स हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल भारत सेतु न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर आपसे छूट ना पाए। जय हिंद, जय भारत।